जो तो बराबर आए, जो तो फिर 10 सुनती है जो तो પહેલા બરાબર છે પણ ખાલી મેં ઓકે તો કરી દીધું છે તો ખાલી જોવાનું છે બરાબર આવું છે થોડા આમ કસ કરો બસ બસ ને આ બધું દેખાય ને નંબર બધા થોડા તમે છે ને આમ રહો તો પેલો બોર્ડના શબ્દ દેખાય બસ તમારો ખભો આવી જાય એ તો હું કામ બસ બસ હે ને તમારે અડધું મોં કટ થઈ જઈ રહ્યું છે એટલા માટે એ તો હું આવી જાય બસ बस है। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों, आज हम 23वां जो गद्य है, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, लेखक हैं धर्मवीर भारती। यानी धर्मवीर भारती ने बताया कि जब सबसे पहले मैंने पहली जो पुस्तक खरीदी उसकी बात यहाँ पर बता रहे हैं। और धर्मवीर भारती के बारे में थोड़ी सी बात बताऊं तो इस तरह से है कि धर्मवीर भारती का जन्म 1926 और 1997 उनका निधन हुआ है। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 में इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए हैं। 1960 में से 1988 तक धर्मयुग जैसी प्रतिष्ठित साप्ताहिक के संपादक के कार्य भी उन्होंने किया है। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं भी बहुत की हैं और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और साहित्य सेवा के लिए व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया है। और धर्मवीर भारती यानी श्रेष्ठ कवि भी रहे हैं, कहानीकार के और निबंधकार भी रहे हैं। अंधा युग, कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा उनकी काव्य संग्रह हैं। उन्होंने काव्य नाटक यानी अंधा युग उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में मानी जाती है हिंदी साहित्य में। गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश उनकी प्रमुख उपन्यास के तौर पर मानी जाती हैं। गुल की बनो, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियों का हिंदी की नई कहानी के विशिष्ट स्थान के रूप में मानी गई है। दोस्तों, मैं इस गद्य यानी जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी इसके बारे में बताऊं तो प्रस्तुत संस्मरण द्वारा धर्मवीर भारती ने अपने बचपन की बात यहाँ पर बताई गई है कि जीवन में जब उन्होंने पहली जब पुस्तक इन्होंने खरीदी थी और तब की ये बात बता रहे हैं। और उनका जो बचपन गरीबी में ही बीता था और लेकिन उनके पढ़ने का जो बड़ा शौक जीवन में था और स्कूल में से वो इनाम भी मिलते रहते। जब भी कोई इनाम कोई नंबर आता था स्कूल में पढ़ने में तब उनको वहां से जो भी भेंट मिलती थी उनकी भी बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर इस पाठ में लेखक ने जीवन में पुस्तकों की महत्व पर गहरा प्रकाश डाला है। और इस गद्य के अंदर बचपन की बात है। उस समय आर्य समाज यानी कि जो मूर्ति पूजाओं को नहीं मानते हैं उसे आर्य समाज कहा जाता है। तो आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता यानी आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान यानी मुखिया थे उसी समय मेरे पिताजी। और मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला भी उन्होंने स्थापना की थी मेरी माताजी ने। और पिता की अच्छी खासी जो सरकारी नौकरी थी और बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने अपने पिताजी ने। लेकिन मेरे जन्म
से पहले ही गांधी जी का जो आह्वान हुआ करता था, यानी आह्वान जो बताए गए हैं कि उनके समय जो अनुयायी के तौर पर जब उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी उनके आंदोलन के तौर पर, उनके आने के आग्रह के पर, और उन्होंने पिताजी ने इस गांधी के आह्वान के तौर पर उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी गई थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों में गुजर रहे थे, उनकी परिस्थिति बहुत कठिन भरी थी, फिर भी वह घर में नियमित हमेशा जो उनकी पत्र पत्रिकाएं हैं वो हमेशा आती रहती थी। उसमें से आर्य मित्र हैं, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी, और 2 बाल जो पत्रिकाएं हैं खास मेरे लिए, यानी बाल सखा और चमचम उनमें होती थी, और परियों की कहानी उसमें होती थी, राजकुमारों की, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानी उसके अंदर रेखा चित्र के तौर पर उसमें आती रहती थी। और मुझे पढ़ने की इच्छा लग गई थी उनको धीरे धीरे से, जैसे इनके घर के अंदर इतनी सारी पत्रिकाएं आती थी तो उन्हें पढ़ने का बहुत ही शौक था। धर्मवीर भारती को उनको पढ़ने में चाह लग गई थी, हर समय पढ़ता रहता, खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता था। यानी लेखक कहते हैं कि जब भी मैं खाने बैठता था और मेरे खाने की जो थाली है उसके पास में पत्रिकाएं रखकर मैं हमेशा पढ़ता रहता था। और अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी, और इन दोनों पत्रिकाओं के अलावा एक सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश में अवश्य करता रहता था। घर में पुस्तकें भी थी, यानी उपनिषदें यहाँ पे हैं। उपनिषद वेदों के बाद की जो रचनाएं हैं वो, यानी उपनिषदों, और उनके हिंदी अनुवाद यानी सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले जो अध्ययन पूरी तरह समझ में नहीं आता था, पर पढ़ने में मन आता था। यानी कि उनको समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा प्रयत्न करता रहता था कि अवश्य में उनसे मुझे कुछ मजा आएगी, अच्छा लगेगा, इसलिए वो पढ़ता रहता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी। उनकी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की जीवनी यानी जीवन चरित्र के बारे में जो लिखी है उनकी कविता, उनकी जो रचना है और उनके जो जीवन के बारे में जो बताई गई बातें हैं वो हमेशा वो पढ़ने में उनका शौक था। और रोचक यानी दिलचस्प जो शैली में लिखी हुई अनेक चित्रों से सुसज्जित यानी अच्छी तरह से सजी हुई जो कहानियां होती थी उनके बारे में भी वो हमेशा अच्छी लगने लगती थी, मानो कि दिल को छू लेता हो ऐसा महसूस होता था। वे तात्कालिक पाखंडों के विरुद्ध, पाखंड यानी कि ढोंगी आडंबर के विरुद्ध में अदम्य के तौर पर वो अपनी बातें साहस दिखाने वाले जो अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं भी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करने लगती थी, और उनकी कहानियों से मुझे ऐसा लगता था कि मानो मेरे जीवन में कुछ ऐसा अलग ही प्रभाव पड़ता था। चूहे को भगवान का जो मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिमशिखरों, प्रसादों के बीच घूमना और हर जगह इसके तलाश करने की जो भगवान क्या है, ये सब बातें उनके बचपन में ही उनको ये बातें होती थी। यानी कि भगवान है कि नहीं, क्योंकि भगवान है तो मानो कि इनके जो प्रसाद यानी चूहा खा जाता है, ये सब बातें उनके मन में आती थी। और कुछ साधु संत जो हमेशा जंगल में चले जाते थे और गुफा में रहते थे, हिमशिखरों में रहते थे, वो सब बातें उनके अंदर मन में आती थी। और सत्य क्या है, जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं और रूढ़ि रिवाज जो भी हैं उनका खंडन करना यानी खंडन करने का अर्थ ये है कि हमेशा जो पुरानी मान्यताओं का जो विरोध कर उन्हें गलत साबित करना, उसे
खंडन करना है और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, ये सब बातें मुझे इन किताबों में पढ़ने के लिए मिलता था। ये सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित यानी जिसे रोचक रोमांच हो जाए या हो आता है उसे रोमांचित करता था। उसे बचपन में ही बाल मन यानी बाल के मन में जब था उसी समय मुझे ऐसी बातें हमेशा मन के अंदर आती थी और मुझे अच्छा लगता था। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती रहती थी, यानी मेरी माँ हमेशा मुझे स्कूल पर जाने के लिए पढ़ने के लिए बहुत ही दिलचस्पी लगाती थी। चिंतित रहती थी कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, यानी कि वो हमेशा ही समझते कि मेरा बच्चा तो किताब तो स्कूल की किताब तो पढ़ता लेकिन जो इतर प्रवृत्ति वाली जो किताबें अवश्य वो पढ़ता था, इसलिए उनको फिक्र कर होती थी। और पास कैसे होगा ये भी उनके माँ के मन में अंदर अवश्य होता था। कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया हो तो यानी मम्मी यानी कि माँ के मन में यही था कि ये पढ़ लिख कर तो यानी ऐसी ऐसी किताबें पढ़ता है कि मानो के साधु बनकर वो घर से बाहर चला जाएगा। फिर पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। और लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि उनको पढ़ने दो और जीवन में यही बात उनको काम में आएगी, इनके उपयोग में आएगी। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे, यानी कहते हैं कि जो शुरुआत जो है उनकी जो किताब तो पढ़ते थे लेकिन वो उनकी शुरुआत की जो पढ़ाई उनके घर ही पर पढ़ाई होती थी और उनके लिए एक जो मास्टर हैं शिक्षक हैं उन्हें घर ही बुलाया जाता था। पिता नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मैं गलत संगति पढ़ कर गाली गलौज सीखूं, यानी मेरे पिताजी ये समझते कि यदि वो हमेशा घर में ही अपनी पढ़ाई पूरी करे और ऐसे ये भी समझते कि वो ना समझ उम्र में जो ये कैसी साथ उठक बैठक के या गलत संगति के तौर पर वो गाली गलौज न सीखे, बुरे संस्कार ग्रहण न करूं। ये सब अंततः स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया। बाद में कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, यानी कि कहते हैं कि जब तक मेरी शुरुआत की पढ़ाई यानी 2 कक्षा तक उन्होंने अपने घर ही पढ़ाई पूरी करी थी। और तीसरे दर्जे की जो भर्ती हुआ उसी दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे अपने घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक जो दुकान से ताजा जो अनार का जो शरबत होता है, मिट्टी के कुल्हड़ यानी मिट्टी का छोटा सा जो बर्तन होता है उसे कुल्हड़ कहा जाता है, इसमें पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, यानी कि जब ये स्कूल जाने के समय उनको घुमाने ले जाते हैं और फिर जो एक उनके मोहल्ले में एक जो लोकनाथ की जो एक दुकान थी वहां पे अनार का जो शरबत हमेशा बनाते थे और उन्हें कुल्हड़ के अंदर वो शरबत पिलाई और लेखक के उनके पिता ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा कि वादा करो, यानी मुझे यकीन दिलाओ कि पाठ्य पुस्तक की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे और मुझे आप वादा करो कि आप जितनी अभी किताबें पढ़ते हो वैसे ही आपकी पाठ्य पुस्तक की किताबें भी अवश्य पढ़ोगे। माँ की चिंता मिटाओगे और उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम करने के बाद, और ये भी मुझे वादा करो कि आप इन पाठ्य पुस्तक भी किताब पढ़ोगे और हमेशा माँ की जो चिंता है उनको भी आप मिटाओगे और हमारा यही आपसे आशीर्वाद हम देते हैं। और इतनी तोड़ परिश्रम यानी खूब मेहनत करने के बाद उन्होंने तीसरे और चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वीं कक्षा में उन्होंने फर्स्ट यानी प्रथम नंबर पाया उन्होंने, और माँ ने आंसू भरकर गले लगाया और पिता मुस्कुराते रहे और कुछ बोले भी नहीं। और यही उनका जो माँ की इच्छा थी पिता की थी वही उन्होंने कर दिखाया, क्योंकि उन्होंने 5वीं कक्षा में प्रथम नंबर प्राप्त किए थे और खुशी के मारे वो धर्मवीर भारती को गले लगा लेते हैं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे।
अतः स्कूल से इनाम में 2 जो किताबें उनको दी गई थी, इनमें से 2 किताबों में छोटे बच्चे घोंसलों की जो खोज में बागों और गूंजों में भटकते हैं और इसी बहाने पक्षियों की जातियां, उनकी बोलियां, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती हो। और ऐसी किताबें उसके अंदर कि पहली किताब में से पक्षियों के बारे में जो है वो किताब उनको दी जाती है। और दूसरी जो किताब थी, इनका नाम है ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी की कथाएं हैं और जितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है और कैसे कैसे जीव वहाँ पे होते हैं पानी में, और कहाँ वैल होती है, कहाँ सार्क होती है, सब बातें इन ट्रस्टी द रग के अंदर, इस किताब के अंदर जानकारी थी। तो वो सब मैं पढ़ने के बाद मुझे ज्ञान हुआ और इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का मेरे लिए खोल दिया था। और पक्षियों से मेरा जो आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र मेरे लिए माना जाता था। और क्योंकि मैं उनकी किताब मैंने पढ़ी थी इसीलिए, और पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी जो चीजें हटा देते हैं और उनसे मेरी दोनों किताबें उस खाने में रख देते हैं। और तभी पिताजी लेखक से कहते हैं कि आज से ये खाना तुम्हारा या तुम्हारी है, अपनी किताबों का ये तुम्हारी लाइब्रेरी है। आज से ये लेखक के पिताजी कहते हैं कि मैं अपनी किताबें और मेरी चीजें हटा देता हूँ इस अलमारी में, और आज से ये आपकी जो है लाइब्रेरी है, जहाँ पुस्तकालय जिसे कहा जाता है, यहाँ से आरंभ हुई मेरी उसी बच्चे की लाइब्रेरी का तौर पर। और मेरी पहली ये लाइब्रेरी बनी जब मुझे 2 इनाम किताब मिली थी, तब से। उसका कारण भी बचपन का ही एक अनुभव है मेरे लिए। और इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्र में एक रहा है, आज भी वो जग मशहूर है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक की जितने भी लाइब्रेरी हैं, अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी। हमारे यानी धर्मवीर भारती कहते हैं लेखक के कि मेरे एक मोहल्ले में भी एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन जिसे कहा जाता है। और स्कूल से छुट्टी मिलती थी तो मैं उसमें जाकर अपना अध्ययन अवश्य मैं करता था। और इस तौर पर यहाँ पर जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी थी, ये गद यहाँ पर समाप्त होती है और मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ।